अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खौफ व हिरास के उफ़क़ पर बल खाती, चिंगारती, दिल पे दहशत तारी करती हकीकी कहानी। 13 नवंबर 1974 को न्यूयॉर्क टेलीविज़न के प्रोग्राम अचानक रोक दिए गए। अनाउंसर ने इत्तला दी कि लॉन्ग आइलैंड में एमी नाइलो के मकाम पर 24 साला रोनाल्ड ने एक ताकतवर पिस्तौल की मदद से अपने माँ बाप, 2 भाइयों और 2 बहनों को कत्ल कर दिया है। 112 ओशन एवेन्यू पे बना ये वसी अरीज़ घर खून की होली का मरकज़ बन गया था। इस वाक़ये से तमाम मुल्क में सनसनी की लहर दौड़ गई थी और पुलिस रोनाल्ड को गिरफ़्तार करने के बाद इसके नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी कि कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे। 1 बरस बाद जॉर्ज और इसकी बीवी कैथी अपने 3 बच्चों समेत इसी घर में मुंतकिल हो गए। यह 18 दिसंबर 1975 का दिन था। जॉर्ज एक आर्जी सर्वे कंपनी का मालिक था जो इसे अपने दादा से विरसे में मिली थी। ओशन एवेन्यू बने मुंतकिल होने से कब जुलाई से लेकर नवंबर 1975 तक वो तकरीबन 50-60 मकान देख चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसकी ज़रूरत और पसंद पे पूरा नहीं उतरा था। पुराना घर उनके लिए बहुत छोटा साबित हो रहा था और वैसे भी इस इलाके में तामीराती काम की तेज़ी इतनी हौसला बख्श नहीं थी कि जॉर्ज अपने अखराजात पूरे कर सकता। इसने कई पुरानी प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता कायम कर रखा था, लेकिन हर बार मायूस वापस लौटता था। फिर एक रोज़ लॉन्ग आइलैंड की एक खातून प्रॉपर्टी डीलर ने इसे एक मकान दिखाने की पेशकश की तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर रवाना हो गया। इसकी बीवी कैथी भी इसके हमरा थी। मुंतज़िर खातून के कसाइब जिस्म की मालिकनियों वक्फ़न जॉर्ज की तरफ देख के बड़े मायने ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जैसे कैथी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, मगर मामला घर की तलाश का था, इसलिए वो मोहर पे लब ही रही। घर आ गया था। जॉर्ज ने बाहर लगी तख्ती पे देखा 112 ओशन एवेन्यू। यह 3 मंजिला वसी और अरीज़ मकान था। मकान के बाहर वाले हिस्से में सदाबहार की बाड़ उगी हुई थी और अंदरूनी हिस्से में सूखी हुई जर्द घास के कत्ते पूरे माहौल को अफसुदा बनाए हुए थे। यह मकान तकरीबन 1 साल कबल बराए फ़रोख्त पड़ा था और 3 मंजिला 6 बेडरूम और तहखाना समेत इसकी कीमत सिर्फ हैरत अंगेज़ तौर पे कम थी, सिर्फ $80,000। $80,000। जॉर्ज बड़बड़ाया। शायद अखबार वाले आर्ट से पहले ये हिंसा लगाना भूल गए हैं, लेकिन हकीकत उनके सामने थी। $80,000 में ये घर इनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करता दिखाई दे रहा था। मैं लगी लुप्टी के कायल नहीं हूँ। चलते चलते खातून प्रॉपर्टी डीलर दफ़तन बोल उठी, आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि ये घर रोनाल्ड ख़ानदान की मिल्कियत है। उन सबको गुज़िश्ता नवंबर में होने वाले हौलनाक वाक़े का ख्याल आ गया। पुलिस अफसरान ने ज़राए अबलाग को बताया था कि रोनाल्ड के घर वाले इसी पिस्तौल का निशाना बने थे जो रोनाल्ड के हाथ में थी। और अजीब बात यह थी कि मक़तूलीन एक ही पोजीशन में औंधे मुँह लेटे हुए थे और इनके सर बाजू पे धरे हुए थे। और रोनाल्ड ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए कहा, यह सब कुछ मैंने किया है। पता नहीं ये सब कैसे शुरू हुआ और सब कुछ इतनी सरात से हो गया कि मैं कोशिश के बावजूद ख़ुद पे काबू ना रख सका। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा। रोनाल्ड के वकील ने अदालत में नुक्ता उठाया कि वक़ुआ के दौरान मुलज़िम अपने होश हवास खो चुका था, क्योंकि इसने खुद इकरार किया था कि कई माह से वह अजीब अजीब आवाज़ें सुन रहा था और इसे यूँ लगता था जैसे कोई गैबी ताकत इससे महवे कलाम है। लेकिन जूरी ने इसे कत्ल अमदा का मुजरिम करार देते हुए 6 बार लगातार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। खातून प्रॉपर्टी डीलर को यकीन था कि ये जानने के बाद जॉर्ज और कैथी किसी कीमत पर मकान नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन कैथी ने एक बार फिर पूरे मकान का जायज़ा लिया और मुस्कुरा के बोली, हमने जितने मकान देखे हैं ये इनमें से बेहतरीन है। प्रॉपर्टी डीलर हक्का बक्का रह गई, मगर जॉर्ज अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए इस खूबसूरत घर को ख़रीदने का तहिया कर चुका था।
नवंबर तेज़ी से गुजर रहा था। जॉर्ज और केती इस तमाम अरसे में नए घर की नोक पलक संवारने में मसरूफ़ रहे। जॉर्ज ने मामूली कई तरमीम की जिनकी वजह से ये जगह मज़ीद खूबसूरत बन गई। अब दिसंबर आ पहुंचा और जॉर्ज ने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। केती ने तीसरे मंजिल पे बना एक बेडरूम अपने दोनों बेटों के सुपुर्द कर दिया। 7 साला क्रिस्टोफर और 9 साला दानियाल ऊपर की मंजिल का दूसरा बेडरूम बच्चों के लिए खेल का कमरा बना दिया गया। अपनी 5 साला बच्ची माइस को इसने दूसरी मंजिल का बेडरूम अलॉट किया था। वो कमरा इनकी शब ख्वाबी के बड़े कमरे की दूसरी सिमत में था। इसी मंजिल पे एक ड्रेसिंग रूम और केती के लिए एक सिलाई का कमरा मखसूस कर दिया गया। तमाम बच्चे बेहद खुश थे। सबसे निचली मंजिल में डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम्स वाक़ थे। जॉर्ज ने प्रॉपर्टी डीलर से दोबारा रब्ता किया और इन दोनों कमरों के लिए वही फ़र्नीचर ख़रीद लिया जो पहले रोनाल्ड ख़ानदान की मिल्कियत था। इसी असना में जॉर्ज ने अपना पुराना घर बेचने का फ़ैसला कर लिया था। इसके लिए गाहक भी ढूंढ लिया था। इसका इरादा था कि वो अपना दफ्तर भी नए घर की तहखाने में मुंतकिल कर देगा ताकि गैर ज़रूरी अखराजात और किरायों के झंझट से निजात हासिल की जा सके। 112 एवेन्यू वाले इस घर की एक जानिब दरिया बहता था और जॉर्ज का इरादा था कि दरिया के किनारे वाले हिस्से पे अपनी ज़ाती मोटर बोट को रखेगा। इस किस्म के कई ख़यालात ने इसके जहन में हंगामा बर्पा कर रखा था। कोच का दिन आ पहुंचा। आज 18 दिसंबर थी और जॉर्ज घर का सामान एक बड़े ट्रॉलर में लाद के लॉन्ग आइलैंड की तरफ रवां दवा था। इसके हमरा सामान उठाने के लिए इसके 5 दोस्त भी थे। ट्रक के पीछे पीछे केती एक वैन में बच्चों समेत खुद ड्राइविंग करती हुई आ रही थी। वो लोग मुसरत से गुनगुना रहे थे। बड़ा दरवाज़ा खुला और तीनों बच्चे कूद फांदते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। केती ने उन्हें अपने खिलौने किताबें से साथ ले जाने को कहा और ख़ुद बावर्ची खाने में सामान सजाने लगी। वो आला सुबह ही अपने कामों में जुट गए थे, लेकिन जिस वक्त मुकामी पादरी फ़ादर मानसोको इनके घर पहुंचा, फ़ादर मानसोको सिर्फ रवायती पादरी ही नहीं था उनके घर पहुंचा, बल्कि मजहबी फ़राइज़ के साथ साथ कैथोलिक अदालत में मनसफ़ी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा था। और तो और वो एक कामयाब माहिर नफ्सियात और नफ्सी तरीक़ा इलाज में भी बेहद महारत रखता था। आज सुबह जब इसकी आँख खुली तो वो ख़ुद को बड़ा बेआराम महसूस कर रहा था। कोई चीज़ इसे परेशान किए जा रही थी, लेकिन वो इसके तह तक नहीं पहुंच सका। आज जुमेरात थी और इसने हस्बे मामूल उठते ही चर्च की राहदरियों में चहलकदमी शुरू कर दी। मैंने आज अपने प्रोग्राम के बारे में सोचा। दोपहर का खाना इसे अपने चंद दोस्तों के हमरा खाना थी, फिर जॉर्ज के नए घर को आशीर्वाद देना था और फिर डिनर पे इसकी माँ ने इसे बुला रखा था। वो तैयार हुआ और लंच पर अपने अजीज़ और अहबाब से जा मिला। खाने के बाद का प्रोग्राम है। मानसोको के एक दोस्त ने उससे पूछा, मुझे एमी टाइलो जाना है। एमी टाइलो में किस जगह? दरअसल मेरे एक दोस्त के ख़ानदान ने वहाँ एक घर ख़रीदा है, 112 ओशन एवेन्यू। अरे! इसका दोस्त एकदम चौंक पड़ा। ये तो वही रोनाल्ड ख़ानदान वाला घर है होगा, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो हर कीमत पे वहाँ पहुँचना है। मैं इससे वादा कर चुका हूँ, फ़ादर मानसोको ने जवाब दिया। इसके बाकी दोस्तों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इससे एमी टाइलोन जाने का प्रोग्राम मनसूख करने का मशवरा दिया, मगर मानसोको को अपना वादा पूरा करना था। अभी एमी टाइलोन चंद मील के फासले पर था कि फ़ादर मानसोको ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे घबराने लगा और जब वो कस्बे में दाखिल हुआ तो 1:30 बजे से ऊपर का वक्त था। इसने कार गेट के बाहर ही खड़ी की और जॉर्ज के साथ मिलकर कमरों में घूम फिर के मुक़द्दस आयतों का विर्द करने लगा। जॉर्ज को बाहर से आवाज़ आई तो वो फ़ादर को माज़रत करके बाहर चला गया। मानसोको अब कमरे में अकेला था। अचानक एक मर्दाना आवाज़ कमरे के किसी कोने में गूंजी, दफ़ा हो जाओ। वो काँप कर रह गया। कमरे में या कमरे के बाहर कोई जी नफ्स मौजूद नहीं था। इसने जल्दी जल्दी दुआएं पढ़ी और निचली मंजिल पे आ गया। जॉर्ज और इसकी बीवी ने वहां आने पे इसका शुक्रिया अदा किया और खाने तक ठहरने की दरख्वास्त की, जिसे इसने रद्द कर दिया। फ़ादर ने कमरे से आने वाली नामालूम
आवाज़ का तस्करा करना भी मुनासिब नहीं समझा और कार में बैठ के वापस चला गया। जब वो अपनी माँ के घर की तरफ जा रहा था तो फादर ने पुरसुकून होकर जॉर्ज के घर पेश आने वाले वाक़या का तज्ज़िया करना शुरू किया। ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो इसे इस अंदाज में मुखातिब कर सकता है, लेकिन इसके फ़तीन दिमाग के पास कोई जवाब ना था। माँ के घर पहुँचते मुँह हाथ धोने गुसल खाने में गया। ये क्या, इसकी आँखों के गिर्द पिछले 2-3 घंटों में सियाह हल्के पड़ गए थे। इसने सोचा शायद ऐसे रास्ते की वजह से हुआ है, लेकिन वो इस वक्त तकरीबन खौफज़दा हो गया जब बार बार धोने पर भी वो स्याही जूं की तू बरकरार रही। इधर एमी नाइलोन में जॉर्ज ने मकान के दरियाई हिस्से में बने कश्ती घर में अपने कुत्ते मैरी को 20 फुट लंबी जंजीर से बांध दिया था। शाम काफ़ी गहरी हो चुकी थी और जॉर्ज दिन भर के कामकाज की वजह से बिल्कुल थक चुका था। चुनाचे इसने फ़ैसला किया कि बाकी सामान ट्रॉली ही में रखे रहने दिया और इसकी मुंतकली कल पे उठा दी जाए। इधर 8 बजे के शब करीब फादर ने अपनी वालदा को अलविदा कहा और गिरजा वापस जाने लगा, लेकिन क्रूज़ के करीब पहुंचकर इससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत इसकी कार को दाएं बाएं धक्का दे रही है। वो अभी मखमसे के आलम में ही था कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। ना कोई टक्कर, ना कोई हादसा। फिर ये क्या है? मान को सोच कर लरज़ गया और कार वहीं खड़ी करके करीबी बने गिरजाघर में चला गया। वहाँ के पादरी ने इसे रात अपने यहाँ ठहरने की पेशकश की, मगर फिर इसके मजबूर करने पे अपनी गाड़ी निकाल के इसे छोड़ने चल पड़ा। जॉर्ज अपने ड्राइंग रूम में सैटर्न व्यू टेप रिकॉर्डर फिट कर रहा था कि सारा दिन की थकन को मौसीकी की तानों में डुबो दिया जाए कि अचानक बाहर मेरी की भौंकने की आवाज़ आई। दानियाल भागता हुआ अंदर आया और हाँफते हुए बताया कि मेरी बग़ैर किसी वजह के भौंका चला जा रहा है। जॉर्ज सारा काम वहीं छोड़ छाड़ के बाहर लपका। कश्ती के बाहर कुत्ता ज़मीन पे पड़ा तड़प रहा था। इसकी आंखें उबल आई थी। यूँ लगता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसका गला दबा रही हो। जॉर्ज इसके करीब पहुंचा तो कुत्ता भला चंगा हो गया, मगर अधमुआ होके एक तरफ लेट गया। जॉर्ज ने इसे थपका, कमरे में वापस आके टेप रिकॉर्डर फिट करने लगा। फादर मार्कसो को अपने गिरजा पहुंचते 1 घंटा गुजर चुका था। इसने टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वही पादरी था जो इसे गिरजा तक छोड़ने आया था। फादर, जब मैं आपको छोड़ के वापस जा रहा था तो एक अजीब बात रूनुमा हुई। फादर मार्कसो अपना सांस रोके न इंकिशाफ सुनने की हिम्मत पैदा कर रहा था। हुआ यूं कि रास्ते में मेरी कार की विंड स्क्रीन पे लगे वाइपर खुद ब खुद तेज़ी से हरकत करने लगे। मैंने कार का स्विच तक बंद कर दिया, मगर इनके जुनून आमेज़ हरकत फिर भी बंद ना हुई। फादर, ये सब क्या हो रहा है? मार्कसो के पास किसी बात का जवाब नहीं था। 19 ता 21 दिसंबर। जॉर्ज हड़बड़ा के उठ बैठा। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने सामने दरवाजे पे दस्तक दी हो। इसने अंधेरे में अपनी आंखें सुकोड़ के देखा। वहाँ कौन था? वो अपने नए घर के बड़े बेडरूम में लेटा था और साथ वाले बिस्तर पे केती बेतरतीब सी बिखरा पड़ सो रही थी। दोबारा वही दस्तक हुई। खुदाया, इस वक्त कौन हो सकता? बड़बड़ाया। इसने मेज़ पे रखी अपनी घड़ी उठा के वक्त देखा। सुबह के 3 बजे थे। दस्तक और तेज़ हो गई, शदीद हो गई। जॉर्ज बादल न ख्वास्ता बिस्तर से उठा। उस लाई के कमरे में जाके दरिया की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। यह कमबख्त हैरी कहाँ मर गया है, इसने सोचा, लेकिन वो अभी ये सोच ही रहा था कि इसके सर के ऐन ऊपर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। वो गैर इरादी तौर पर एक तरफ हट गया और ऊपर छत की तरफ देखा। बच्चों के खेलने के कमरे से कई किस्म की आवाज़ें आ रही थी। शायद कोई खिलौना गिर गया हो। मैंने खुद को तसल्ली दी। नंगे पाँव खड़ा हुआ। जॉर्ज अब सर्दी के मारे कांप रहा था। कश्ती घर के बाहर हरकत हुई। इसने पूरी आवाज़ से कहा, कौन है? इसी दौरान हैरी 1-2 बार भौंका, फिर खामोश हो गया। कोई साया कुत्ते के बिल्कुल करीब था। कुत्ता बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहा था, साथ ही बेतरह भौंक भी रहा था। जॉर्ज ने झुल्ला के खिड़की बंद की और अपने बेडरूम में चला गया।
कैथी जाग रही थी। क्या बात है जॉर्ज, इसने पूछा और करीब पड़ा लैंप जला दिया। कुछ नहीं कैथी, जॉर्ज ने इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा। हैरी शायद किसी बिल्ली को देख के भौंक रहा है। मैं जा रहा हूँ इसे चुप करवाने, तुम इत्मीनान से सो जाओ। और ये कह के वो कंबल अच्छी तरह लिपेटता हुआ बाहर निकल गया। जब वो बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोल के खुली फिज़ा में आया तो हैरी मुसलसल भौंक रहा था। वो करीब बढ़ा तो साया दूर हटने लगा। दस्तक की आवाज़ फिर उभरी। जॉर्ज ने गुजरती रात के आखिरी लम्हों में देखा कि ये दस्तक कश्ती घर के दरवाजे के बार बार खुलने और बंद होने की वजह से सुनाई दे रही थी। ओ खुदाया, मैं तो परेशान हो गया था। इसने इत्मीनान की सांस भरी। आधे घंटे बाद जॉर्ज दोबारा अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन अपने ख़यालों में गुम। वो 5 साढ़े 5 बजे तक नहीं सो सका और जूं ही नींद के आगोश में गया। चंद लम्हों बाद कैथी की आँख खुली। वो नीम उड़िया गाउन में लिपटी हुई खामोशी से बाहर निकल गई। वो सीधी नए घर के बावर्ची खाने में गई। अभी तक अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। इसने बत्तियां ऑन कर दी और कॉफ़ी बनाने लगी। एक स्टूल खींचकर वो करीबी बैठ गए और आइंदा दिनों के बारे में सोचने लगी। इसे बहुत दिनों बाद इतना प्यारा घर नसीब हुआ था और फिर कुछ रोज़ बाद क्रिसमस आने वाली थी। आने वाली खुशी का तस्वर करके इसकी पलकें नमनाक हो गईं। अचानक इसे लगा जैसे कोई शक इसे मुसलसल घूर रहा हो। वह सकते में आ गई और फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा। इसकी बेटी माइंसी दरवाजे में खड़ी थी। वो इसे गोद में लेकर थपथपाने लगी। मुंह बसोरती बच्ची दोबारा सो गई। आज 19 तारीख थी। जॉर्ज 9:30 बजे सुबह उठा और बावर्ची खाने में चला आया, जहाँ कैथी बर्तन समेटने में मसरूफ़ थी। जॉर्ज के सर और दाढ़ी के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। कैथी, यहाँ सर्दी बहुत है। कैथी ने इसे गौर से देखा। इतना गर्म बावर्ची खाने में भी इसे सर्दी का एहसास हो रहा है। इस रोज़ जॉर्ज सारा दिन ट्रॉलर में लादा बाकी मांदा सामान उतारता रहा, लेकिन आते जाते इसके लबों पे एक ही बात थी, सर्दी बहुत है। वो ड्राइंग रूम के आतिशदान में मुसलसल लकड़ियाँ झोंक रहा था। थर्मामीटर का पारा 75 दर्जे फ़ारेनहाइट से भी तजावुज़ कर चुका था, मगर कैथी हैरान थी कि वो अभी तक हड्डियों में जमी सर्दी की शिकायत किए जा रहे हैं। दिन का बाकी हिस्सा जॉर्ज ने आतिशदान के सामने गुजारा और किसी काम को हाथ ना लगाया। कैथी ने इसे कई बार मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो हूँ हाँ करके रह गया। थकी हारी कैथी रात 10 बजे तक ही सो गई, लेकिन जॉर्ज आधी रात तक वहीं बैठा आग तापता रहा। यह तब्दीली किसी की समझ नहीं आ रही थी। रात मज़ीद आगे बढ़ गई और सुबह पूरे 3:15 बजे जॉर्ज हड़बड़ा के अपने बिस्तर पर उठ बैठा। इससे यही ख्याल बार बार सताए जा रहा था कि इसने कश्ती घर का दरवाज़ा बाहर से बंद किया कि नहीं। अगले 2 दिनों में 112 ओशन एवेन्यू के मकीन के मिजाज में नुमाया तब्दीली आ चुकी थी। जॉर्ज ने नहाने और दाढ़ी का ख़त बनाना तर्क कर दिया था। वो मुसलसल दफ्तर से नागा कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि इसे हर लम्हा ये ख्याल सताता रहता था कि कमरों में सर्दी बेपनाह है। चुनाचे वो अपना सारा वक्त आतिशदान के सामने बैठ के गुजारता और भड़कती आग में लकड़ियाँ झोंकता रहता, मगर सर्दी थी कि इसके रगों पे में ना जाने कहाँ से सरात कर आई थी। नए घर में ये इसकी तीसरी रात थी और जॉर्ज सुबह 3:15 बजे दोबारा जाग गया और इस 3 रातों में यही होता चला आ रहा था। चौथी रात के दौरान दोनों मियाँ बीवी में खासी कलामी हुई, जो इन सब के लिए बिल्कुल खिलाफ मामूल थी। 22 दिसंबर आज पीर का दिन था। आला सुबह एमी टाइलों का पूरा इलाका दबीस कहर की चादर में लिपटा हुआ था। 112 ओशन एवेन्यू के अंदर क्रिस्टोफर, दानियाल और माइंसी अपने खेल के कमरों में कूदने फांगने में मगन थे। जॉर्ज आतिशदान के सामने बैठा सर्दी को कोस रहा था और कैथी बावर्ची खाने में बैठी इन चीज़ों और तोहफ़ों की फ़हरिस्त बना रही तो जो क्रिसमस के लिए ख़रीदना ज़रूरी था। अभी वो आधी फ़हरिस्त ही बना पाई थी कि इसे यूँ लगा जैसे अपनी जगह पे गड़ चुकी हो। इसका कलम वाला हाथ हवा में ही साख्त होकर रह गया। इसके अकब में किसी शख्स ने इसे सीने से लगा लिया था।
पर इसी मखलूक ने इसका हाथ थामा और इसे बड़े मुलायमियत से थपथपाया। कैथी की आंखें उबल आईं, लेकिन फिर भी वो खौफज़दा नहीं हुई। वो लम्स अपने अंदर अजीब सी मानूस हरारत समाये हुए था। इसे यूँ लगा जैसे कोई माँ अपनी डरी सहमी बेटी को सहला रही हो। अम्मी यहाँ आए जल्दी, ये क्रिस्टोफर की आवाज़ थी और तीसरी मंजिल के बरामदों से आ रही थी। कैथी ने नज़रें उठाई। लम्स गायब हो चुका था। वो भागती हुई बच्चों के पास गई। तीनों बच्चे गुसल खाने में खड़े चीख रहे थे। कैथी ने बात टप और वॉश बेसन में निगाह डाली। उजले और धमकते हुए बेसन सिया काले हो चुके थे। उन्होंने यहाँ मुंतकिल होने से पहले इन सब पे पॉलिश करवाई थी। फिर अचानक ये स्याही। कैथी परेशान हो गई। एक ब्रश लेके रंग पे रगड़ने लगी, मगर बेसुध और रंग वहाँ मौजूद जूं का तू मौजूद रहा। बावर्ची खाने वाला वाक़या इसके जहन से बिल्कुल उतर चुका था और अब वो इस नई मुसीबत में मुब्तला नज़र आ रही थी। इसने सारे नल खोल दिए और दानियाल को अपने बेडरूम से रंग लाने को कहा। अम्मी अम्मी, दानियाल चीखा तो बितक उठी। वो इसके बेडरूम से चीख रहा था। अम्मी, आपके टप में भी वही स्याही बिखरी हुई है। वो हवास बख्ता सी सीढ़ियाँ उतरती हुई अपने बेडरूम तक जा पहुंची। सारे कमरों में नामानूस सी खुशबू फैली हुई थी। वो ठिठक गई। इसने आज तक ऐसे परफ्यूम इस्तेमाल नहीं की थी। फिर ये खुशबू इसका दिमाग माफ़ हो रहा था। इसने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी और जॉर्ज को आवाज़ दी। जॉर्ज ऊपर आया तो इसने सबसे पहले कैथी की सिलाई वाले कमरे में झांका। इसी कमरे से पहली रात की खिड़की खोलकर इसने कश्ती के बाहर एक साया देखा था। खिड़की अभी तक खुली हुई थी, लेकिन ये क्या चीख इसके हलक में घुट गई थी। खिड़की के शीशों पे बिला मुबालगा हज़ारों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ओ खुदाया, मक्खियाँ! मगर इस मौसम में तो मक्खियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। इतने में कैथी वहाँ आ पहुँची। हो सकता है मक्खियाँ इस खुशबू के ताक़ुब में यहाँ तक आ गई हों। कैथी ने दानिश्वरों की तरह सर हिलाते हुए कहा। जॉर्ज ने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा, मगर बर्फ़बारी के मौसम में आज तक किसी ने मक्खी देखी है? इस बात का कैथी के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि ऐसी बातों का किसी के पास भी जवाब नहीं होता। हैरत की बात यह थी कि मक्खियाँ सिर्फ़ इन दो शीशों पे भिनभिना रही थी। बाकी सारा कमरा इनके वजूद से बिल्कुल पाक था। जॉर्ज बेतहाशा उन्हें मारने लगा। किसी मक्खी ने उड़ने की कोशिश ना की। वो ढेर होती गई और कैथी के कमरे की फैली महक आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती गई। शाम 4 बजे धूप निकली तो बच्चे बाहर खेलने चले गए। जॉर्ज ने क्रिसमस की शॉपिंग करने से साफ इनकार कर दिया और सर्दी का बहाना करते हुए कैथी को हिदायत की कि खुद ही चीज़ें लाए। वो रूहानसी सी हो गई, मगर इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। इस रात वो जल्दी सोने चले गए। फिर सुबह 3:15 बजे जब जॉर्ज को बेख्तियार होके उठना पड़ा तो इसकी आंखें फटी रह गईं। नीचे बाड़ के बाहर लगा 1.5-2 टन वज़नी दरवाज़ा टूटा पड़ा था। एक तख्ता अभी तक चौखट के साथ तस्मे की तरह लटक रहा था। 23 दिसंबर जब कैथी बेदार हुई तो जॉर्ज टूटे हुए दरवाजे के तख्तों पे बरसरे पैकार था। वो गाउन के डोरियां बांधते हुए एक ही सांस में नीचे जा पहुंची। ये क्या है? इसने हैरानी से पूछा। मुझे खुद कुछ पता नहीं चला, जॉर्ज ने गैर यकीनी के आलम में जवाब दिया। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि दरवाज़ा का ताला और मिट्टी अंदर से टूटी हुई है, बाहर से नहीं। यानी कोई शख्स घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अंदर से बाहर जाने की सही में मसरूफ़ था। बच्चे कहाँ हैं? कैथी के जहन में पहली बात यही आई। वो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माइंसी औंधे मुँह पड़े बिस्तर पे लेटी थी और इसके पास इसकी गुड़िया पड़ी थी। माइंसी बेटे, कैथी ने खासी बुलंद आवाज़ में कहा, लेकिन वो गहरी नींद सो रही थी। इसने करीब जाके इसके बाल सहलाए, उसका माथा चूमती हुई बाहर निकल आई। फिर वो दूसरे बच्चों के कमरे में गई। वो दोनों भी धुत सो रहे थे, लेकिन औंधे मुँह। कैथी ने ये बात शिद्दत से महसूस की कि क्योंकि बच्चे आज तक इस हालत में सोए हुए नहीं पाए गए थे। सुबह हुई तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। जॉर्ज हज़्म मामूल दफ्तर जाने से बिल्कुल इनकारी था। आतिशदान के करीब बैठा वो यही बड़बड़ा रहा था कि हड्डियों में जमी हुई सर्दी को आखिर बाकी घर वाले क्यों नहीं महसूस करते। शाम को इसने करीबी दुकान से ताले
मरम्मत करवाने वाले को बुलाया। इसने जाते जाते कहा कि रोनाल्ड भी कई मरतबा कश्ती घर के दरवाजे के ताले मरम्मत करवाई गई थी, क्योंकि ताले हर मरतबा अंदर से टूटा हुआ होता था, जैसे कोई शख्स बाहर जाना चाहता हो। जॉर्ज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कैथी का इशारा पाकर चुप हो गया। वो नहीं चाहते थे कि कस्बे वाले फिर उनके बारे में चेमंगोइयाँ शुरू कर दें। शाम को कैथी बच्चों को देखने गई तो मानसी के कमरे के बाहर ठिठक गई और फिर दरवाजे की ओर से बाहर झांका। बच्ची आंखें बंद किए कश्ती घर की जानिब मुँह किए कुछ गुनगुना रही थी। कैथी ने इसे आज तक गाते हुए नहीं सुना था और अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि मानसी की आवाज़ ने इसके लर्जा के रख दिया। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इसने घबरा के सोचा। अम्मी, क्या फरिश्ते बातें कर सकते हैं? मानसी का लहजा अजीब सा हो रहा था। वक्त हफ्ते में आ गई और इससे चंद बातें करती हुई सरशर्मिंदगी से वापस नीचे आ गई। नीचे आके वो सिलाई वाले कमरे में दाखिल होना चाहती थी कि एक नागवार बू इसका अहाता कर लिया। इसने दरवाज़ा खोल के बत्ती जला के कमरा खाली पड़ा था, सिवाय एक सुनहरी स्लीप के जो जॉर्ज के एक दोस्त ने इसे तोहफे में दी थी। कैथी की चीखें इससे हलक में घुट गईं और इसका सारा जिस्म लरस के रह गया। यूँ लगता जैसे कोई शख्स इसका गला दबा रहा और स्लीप कमरे के ऐन वस्त में उल्टी लटक रही थी। 24 दिसंबर, कल क्रिसमस है और 24 दिसंबर की सुबह को फादर मैक्सिको शदीद फ्लू का शिकार हो गया। सुबह 4 बजे जब इसकी आंख खुली तो बुखार में फूंक रहा था और इसके जहन में 112 ओशन एवेन्यू का वो कमरा घूम गया जो दूसरी मंजिल पे वाक़ था और इसकी खुली खिड़की से कश्ती घर साफ नज़र आ रहा था। फादर को जांच के घर गए, 1 हफ़्ता गुजर चुका था। फिर इस घर का ख्याल बार बार मेरे जहन में क्यों आ रहा है, इसने सोचा और बेबसी से आंखें बंद कर ली। और ऐन इसी वक्त कैथी भी दूसरी मंजिल पे वाक़ इसी कमरे के बारे में सोच रही थी जिसे इसने सिलाई का कमरा बनाया था। लेकिन फिर भी कुछ ही देर बाद इसने इन ख्यालात को जहन से झटक दिया और नीचे जाके बच्चों समेत क्रिसमस के तोहफे सजाने लगी। इधर डॉक्टर ने फादर मानसिको को बताया कि वो शदीद इन्फ्लुएंज़ा में मुब्तला है और इसे तमाम मसरूफियत ख़त्म करके चंद रोज़ मुकम्मल आराम करना होगा। वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहा। फादर कुछ और तो नहीं कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के घर की दूसरी मंजिल पे वाक़ सिलाई वाले कमरे के बारे में तरह तरह के ख़यालात से छुटकारा भी हासिल नहीं कर सका। शाम 5 बजे इसने सोचा क्यों ना जॉर्ज को फ़ोन पर अपने ख़दशात से आगाह करे। टेलीफ़ोन दानियाल ने रिसीव किया। कैथी इस गैर मुतवक्का कॉल पे हैरान थी, लेकिन आतिशदान के सामने बैठा जॉर्ज सारा दिन यही सोच रहा था कि इसे फादर मानकोसो से रब्ता करना चाहिए। रस्मी दुआ सलाम के बाद फादर मास्को ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, जॉर्ज देखो, वो दूसरी मंजिल वाले कमरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि मैं कुछ अरसे पहले ये सोच रहा था। ओहो, वो कमरा। जॉर्ज ने इसकी बात काटते हुए जिलत में कहा, फादर इस रोज़ इस कमरे में हज़ारों मक्खियाँ भिनभिनाती हुई पाई गई थी। मेरी बात ज़रा गौर से सुनो जॉर्ज। फादर संजीदा हो रहा था। मैं चाहता हूँ तुम में से कोई शख्स भी इस कमरे में ना जाए। लेकिन क्यों फादर, क्या बात है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, इनका राब्ता बिल्कुल गैर मामूली तौर पे मुनक़ता हो गया। वो दोनों तरफ अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इन्होंने बेबस होकर फ़ोन रख दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।